कैसे हैं बच्चों आप लोग? आ जाइए आ जाइए। आवाज़ आ रही है अच्छे से? वीडियो क्वालिटी आ रही है? हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? अरे बोलो, कैसे हो? कैसे हो? नहीं बाबू, क्लास 12:30 से ही स्टार्ट होगा। लाइव क्लास में कुछ सेटिंग करना पड़ता है, इसलिए 2 दिन से 12:50 में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कल तो संडे है, कल लाइव क्लास नहीं रहेगा, फिर अगला रूटीन से 12:30 से ही होगा। तो कल तक वाला लेक्चर सब क्लियर है। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। आ जाइए सब लोग, आ जाइए मेरे राजा बउआ सब आ जाओ, आ जाओ। तुम लोग लादा बाबू है, लादा बाबू। वर्क ऑफ एनर्जी का 3 से 4 लेक्चर। हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। जल्दी जल्दी आ जाओ यार, जान रहे हो कि इधर डेली लाइव ले रहे हैं। प्रभु से मनाओ कि जल्दी ऑफलाइन क्लास ओपन हो जाए, कल से ओपन हो जाए। अभी लाइव ही सहारा है, अभी लाइव क्लास ही सहारा है और रिकॉर्डेड वीडियो। चलें शुरू करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। बहुत ही ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट टॉपिक। कूलम्ब्स लॉ एग्जाम में पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव दे, सब्जेक्टिव दे, न्यूमेरिकल पूछे, लेकिन कूलम्ब्स लॉ पे एक क्वेश्चन रहता है हर साल। चलें, रेडी ना? सब कुछ क्लियर है? चलिए बउआ नूनू, मान लो प्लस चार्ज के पास कुछ दूरी पे दूसरा प्लस आए, दोनों एक दूसरे को भगाने लगता है कि नहीं? प्लस के पास माइनस आ जाए, दोनों एक दूसरे को सटाने लगता है। मतलब अगर मेरा दुश्मन आ जाए तो हम दुश्मन से दूर भागते हैं, और मेरा प्यार आ जाए, जिससे हम मोहब्बत करते हैं बेइंतहा, वो मेरे पास आ जाए तो हम दोनों करीब आते हैं। तो रियल लाइफ में भी हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से नफरत करते हैं। कितना अमाउंट में नफरत करते हैं मालूम है? बोलते हो 2 kg का नफरत है, फलानमा से 5 kg का प्यार करते हैं, अरे उससे तो हम 10 kg वाला प्यार करते हैं, ऐसा नहीं बोलते हो, है ना? तो रियल लाइफ में जो ये जो भावना है, नफरत का, प्यार का, उत्साह का, खुशी का,
ये सब को तो हम लोग नहीं माप सकते हैं, लेकिन फिजिकल लाइफ में दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग माप सकते हैं कि अगर सेम चार्ज चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ये एक दूसरे को कितना फोर्स से रिपेल करेगा, या दो अपोजिट चार्ज कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। मतलब बाय परफॉर्मिंग कूलम्स लॉ ये चीज़ क्लियर हुआ कि दो चार्ज बॉडी चाहे वो सेम नेचर का हो या दो चार्ज बॉडी अपोजिट नेचर का हो, वो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का अमाउंट हम निकाल सकते हैं। अमाउंट का मतलब यहाँ पे दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, या उसी को कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, है ना। दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलिए, कंजर्वेटिव फोर्स बोलिए, है ना। अभी वर्क ऑफ एनर्जी में कंजर्वेटिव फोर्स पर आए होंगे, क्लियर। और एक और नया नाम आ जाएगा सेंट्रल फोर्स। तो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स को आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स भी बोल सकते हैं, और सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं, क्लियर। सेंट्रल फोर्स क्यों बोलते हैं ये हम लोग जानते हैं। क्या है सेंट्रल फोर्स? जैसे मान लो ये कोई क्यू चार्ज है, ये भी कोई क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है आर। मान लो इस चार्ज से ये चार्ज आर डिस्टेंस पे है, दोनों चार्ज क्या सेंटर से सेंटर की दूरी आर है। तो भैया अगर ये भी प्लस ये भी प्लस, ये वाला चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा। तो जब भी दो चार्ज बॉडी को कुछ दूरी पर रखेंगे तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का जो भी नेचर हो, चाहे रिपल्सन का हो या अट्रैक्शन का हो, वो हमेशा अलोंग द लाइन लगेगा, और जो लाइन सेंटर को ज्वाइन करेगा उसी लाइन के अलोंग लगेगा। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला चार्ज इस चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये चार्ज इस चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये चार्ज इस चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा। जब भी दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लगेगा तो फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन लगेगा, अलोंग द लाइन व्हिच ज्वाइन द सेंटर ऑफ टू चार्ज बॉडी। मतलब फोर्स उधर ही लगेगा जिधर सेंटर वाला लाइन हो। मतलब द फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज अलोंग द सेंटर ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। बात समझ में आया? दो चार्ज बॉडी के सेंटर को जोड़ने वाला जो लाइन होगा ना, उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, है ना। या हम ये बोल सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द चार्ज, है ना। जो लाइन दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करेगा उसी लाइन के अलोंग हमेशा फोर्स लगेगा, चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का हो। बात समझ में आया? तो चूंकि फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस लगेगा, इसलिए दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। ये बात आई समझ में? जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो। आया समझ में? जल्दी जल्दी फास्ट बनो। अरे सिंपल सिंपल, ये चार्ज बॉडी ये प्लस तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो रिपल्सन का फोर्स किधर लगेगा? इधर ही ना लगेगा, लाइन के अलोंग। ऐसा तो नहीं होगा,
ऐसा तो नहीं होगा, मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेगा कैसे? ऐसा ही ना, प्लस वाला माइनस को खींचेगा, माइनस वाला प्लस को खींचेगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे है? अलोंग द लाइन। ऐसा तो नहीं है कि ये प्लस इस चीज को ऐसे खींचने लगा, ये माइनस इसको ऐसे खींचने लगा, ऐसा लगेगा फोर्स क्या? ऐसा नहीं लगेगा। जब भी लगेगा अलोंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस लगेगा। मान लो ये माइनस, ये माइनस, दोनों का सेंटर से सेंटर दूरी है मान लो r, तो जब भी ये दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, तो ये माइनस इस माइनस को इधर रिपेल करेगा, ये माइनस इस माइनस को इधर रिपेल करेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? इस लाइन के लॉन्ग। ये लाइन कहां से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। तो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन व्हिच ज्वाइन द सेंटर ऑफ द बॉडी, उसी लाइन के लॉन्ग फोर्स लगेगा जो लाइन दोनों चार्ज बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करेगा। ऐसे नहीं है कि ये माइनस इस माइनस को ऐसे रिपेल करने लगेगा और ये माइनस इस माइनस को ऐसे रिपेल करने लगेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लगेगा। वो लाइन कहां से पास होना चाहिए? सेंटर से पास होना चाहिए। आया समझ में? अब आया? चले आगे, रिप्लाई करें जल्दी। आया समझ में? सेंट्रल फोर्स, दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रल फोर्स भी बोलेंगे। क्लियर? और कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स अभी भी पढ़ाए हैं वर्क पावर एनर्जी में, और सब लोग वीडियो देखे होंगे। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स का लेक्चर खोज के देख लीजिएगा, शायद लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ाए हैं। चलिए नेक्स्ट, कुछ और जानते हैं फिर लिखेंगे लैंग्वेज में। देखो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पे आधारित है ना, नेचुरल फिनोमिनन पे आधारित है। ऐसा नहीं है कि जो लॉ है वो हमारे जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो इसमें पहला है कि अगर दो चार्ज बॉडी r डिस्टेंस पे है, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार दो चार्ज बॉडी r डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे फोर्स रिपल्सन का हो चाहे फोर्स अट्रैक्शन का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। फोर्स लगना चाहिए। सेम नेचर ऑफ चार्ज है तो रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज है तो अट्रैक्शन का होगा। तो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स चार्ज के, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ेगा। तो पहला नियम है कूलम्ब साहब का, है ना, कि दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, दोनों चार्ज के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब दोनों चार्ज में से किसी एक का भी वैल्यू बढ़ेगा तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, और दोनों चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। जैसे मान लो इसके पास भी एक कूलम्ब चार्ज है, इसके पास भी एक कूलम्ब चार्ज है, तो जो भी चार्ज है बीच में लगने वाला फोर्स जो भी है, अब एक कूलम्ब और एक कूलम्ब के बीच में लगने वाला फोर्स मान लो कुछ है। अब हम चार्ज का वैल्यू 10 कूलम्ब कर दिए, स्वाभाविक बात है पहले से फोर्स बढ़ गया। एक कूलम्ब और एक कूलम्ब के बीच में लगने वाला फोर्स से ज़्यादा होगा 10 कूलम्ब से 10 कूलम्ब के बीच में लगने वाला फोर्स। अब मान लो 100 कूलम्ब कर दिए तो और ज़्यादा फोर्स दोनों में लगने लगा। दोनों को 1000 कर दिए और ज़्यादा फोर्स लगेगा। दोनों चार्ज में से दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़े तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, या दोनों में से किसी एक का वैल्यू बढ़े तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ेगा। मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स
दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा। इंटरेक्शन का मतलब आइदर रिपल्सन और अट्रैक्शन। सेम नेचर है तो रिपल्सन, अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्शन। इसको हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ से मान लो दो फ्रेंड है, एक का नाम है चुपना, एक का नाम है चोखवा। दोनों में दोस्ती है कांस्टेंट। चोखवा खर्च किया 1 रुपया, ये भी खर्च किया 1 रुपया, दोस्ती बढ़ा। चुपना किया 10 रुपया, चोखवा भी किया 10 रुपया खर्च। चलो भाई रेस्टोरेंट धा के चपचपा देंगे। अगला दिन बोला अरे आज तो एकदम होटल जाना है, रेस्टोरेंट। ये भी 100 रुपया खर्चा किया, ये भी 100 रुपया खर्चा किया। तो दोनों के बीच का दोस्ती क्या हो गया? बढ़ता गया। अगला दिन बोला भाई अब चलो कहीं घूमने, ये भी 1000 रुपया खर्च किया, ये भी 1000 रुपया खर्च किया। अब बताओ, अब चोखवा चुपना के बीच की दोस्ती बढ़ेगी कि घटेगी? रिप्लाई करें। अगर दोनों खर्च करेगा तो दोनों के बीच में लगने वाला दोस्ती का फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, और दोस्ती गाढ़ा हो जाएगी, है ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो कूलम्ब्स लॉ हो रहा है, एक्ट है कि नहीं? अब मान लो है कि नहीं, अब दोनों 1-1 हज़ार खर्च कर दिया। कल हो के बोला भाई अब तो पैसा खत्म है, फिर हम 2 रुपया खर्च करेंगे, ये बोला हम 3 रुपया खर्च करेंगे। तो ये दोनों पैसा कम खर्च किया तो दोस्ती घटेगा कि नहीं घटेगा? हो सकता है कि एक दिन समाप्त भी हो जाए, है कि नहीं। तो दो दोस्त के बीच में मेरे बात को भावनात्मक समझना। ऐसा भी दोस्ती है दुनिया में जो ऐसा नहीं होता है, प्यार मोहब्बत काफ़ी होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वो हम बता रहे हैं। अक्सर दो दोस्त में ऐसा होता है कि खर्चा हो रहा है तो दोस्ती बहुत अच्छा है, खर्चा बंद तो दोस्ती समाप्त, है कि नहीं? है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है ना कि हमारा जो फिजिक्स है वो हमारे लाइफ के ही इधर उधर है ना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हमारे लाइफ में पहले से आधारित है। मतलब दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं उस सारा चीज़ को ऑब्जर्व किए होंगे। हो सकता है कूलम्ब्स साहब भी ये ऑब्जर्व किए होंगे। अब कूलम्ब साहब हमसे पहले जन्म लिए तो लॉ लिख के चल गए, है कि नहीं? वो जब चार्ज के बारे में शोध कर रहे थे तो ये भी चीज़ उनके दिमाग में आया होगा, है कि नहीं? तो पहले आए लिख के चल गए, है कि नहीं? अब आगे तो दो दोस्त के बीच में लगने वाला दोस्ती का फोर्स दोनों के बीच में पैसा पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पैसा खर्च होगा दोस्ती उतना ज़्यादा होगा, पैसा कम तो दोस्ती कम। उसी प्रकार दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स है ना, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, और चार्ज का वैल्यू घटेगा तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स घटेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट, इनका एक और नियम इसमें है कि दो चार्ज बॉडी है, प्लस प्लस हो, प्लस माइनस हो या माइनस माइनस हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। दो चार्ज बॉडी होना चाहिए और दोनों चार्ज बॉडी का सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है r। तो कूलम्ब साहब के अनुसार दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम। दो चार्ज बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि डिस्टेंस पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इस लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। मतलब अगर आपसे कभी पूछ दे कि क्या कूलम्ब्स लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है? यस। इन्वर्स स्क्वायर लॉ मतलब फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा।
मतलब फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा। चूंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में दे देगा। अब जान ही रहे हो, आज पढ़ा रहे हैं तो फिर अगला लाइव में टेस्ट लेंगे, यानी कल तो संडे है, अब अगला लाइव जब हो मंडे को या ट्यूसडे को, मंडे को लेंगे लाइव, तो उसमें पहले पढ़ाएंगे और 10 मिनट का टेस्ट भी लेंगे, ठीक है ना। यानी अगले लाइव क्लास में पढ़ाई और लाइव टेस्ट दोनों होगा, ठीक है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को पालन करता है, स्वाभाविक है। मान लो ये दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस है यार, आप Q1 को यहीं पे रहने दिया और Q2 को यहाँ पे ले आए, तो बोलो दोनों चार्ज बॉडी के बीच का दूरी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये दोनों चार्ज बॉडी के बीच का दूरी बढ़ गया। जब दूरी बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो दोनों के बीच का फोर्स घट जाएगा। देखो ध्यान से, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, ये बढ़ गया तो ये घट जाएगा। क्लियर? तो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो बीच में लगने वाला फोर्स घट जाएगा। अब कमा दो, मान लो ऐसा कर दो Q1 Q2। देखो ये नेचुरल था, डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम। क्लियर? अब इसको हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, है ना। मान लो दो दोस्त 5वां क्लास तक साथ में पढ़े, सरकारी स्कूल में या कहीं भी, खूब अच्छा दोस्ती था, जो भी दोस्ती था कांस्टेंट था। अब दोनों का स्कूल अलग अलग हो गया, स्कूल अलग अलग हो गया तो दूरी बढ़ गया, दूरी बढ़ गया मतलब दोस्ती घट गया। अब दोनों का शहर अलग अलग हो गया, दूरी और बढ़ गया, दोस्ती और घट गया, दोस्ती घट गया मतलब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स घट गया। अब दोनों जिला चेंज कर लिया, राज्य चेंज कर लिया, देश चेंज कर लिया, कंट्री चेंज कर लिया, कोई इंडिया में है कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, है ना। उम्र बढ़ने के साथ, समय बढ़ने के साथ, दूरी बढ़ने के साथ दोस्ती घट जाता है कि नहीं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। कि जो आदमी को हम बचपन से प्यार करते थे, उसके साथ रहते थे, अब दूरी बढ़ गई, दोस्ती घट जाता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी होता है। मान लो ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड, मान लो ये खूब खुश, ये उदास, है ना, दोनों मार के मुंह फुला दिया एक दूसरे को है कि नहीं? चलो अच्छा से बना देते हैं। ओहो, अभी दोस्ती हुआ है, प्यार हो गया है, ठीक है। चलो ये चोखवा, ये चोखनी, चोखवा उदास, चोखनी खुश, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है यार, दोनों के बीच का डिस्टेंस है यार, जो फोर्स है वो है। समय के साथ प्यार बढ़ता गया, दोनों एक दूसरे से नज़दीक आता गया, तो डिस्टेंस कम तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ज़्यादा। जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, चोखवा चोखनी, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा। अब सोचो किसी कारण दोनों में लड़ाई हो गया, ब्रेकअप हो गया, चोखवा चोखनी से दूर भाग गया, है ना। तो चोखवा गाना गाने लगा, मत जाओ पिया तुझे मैंने दिल दे दिया, है ना। तो बताओ दोनों के बीच में दूरी बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगा, दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। ब्रेकअप होता है तो क्या होता है? दूरी बढ़ गया, दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये होता है कि नहीं? तो जैसे कूलम्ब्स लॉ वैसे हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन समझ में आया? जल्दी रिप्लाई करें, कैसा लगा? सारा चीज क्लियर है? हमारे बातों को भावनात्मक रूप से लेना है ना। हम फिजिक्स को समझाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। चले आगे, सब लोग रिप्लाई करें, एकदम प्रैक्टिकल फील हुआ? पक्का समझ में आया? चले
ईमानदारी बताओ, एकदम ऑफलाइन वाला फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ईमानदारी बताओ। लग रहा है ना कि तुम मेरे सामने बैठे हो? क्लियर? पक्का? अपने सभी दोस्तों को बोलो लाइव होने के लिए, है ना? गर्ल्स गर्ल्स में बोले, बॉयज बॉयज में बोले, इतना बच्चा लाइव हो जाओ कि हमको और मज़ा आए और एनर्जी मिले। तुम जितना ज़्यादा लाइव रहोगे, जितना रिस्पॉन्स करोगे, उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा मुझे, है ना? ऐसा नहीं है बाबू, फील करने की चीज़ है। हम तो पूरा जान जी लगा रहे हैं, एक से एक चीज़ करते हैं ताकि आपको ऑफलाइन वाला फील हो। ठीक है? अब मन में बैठा लोगे कि नहीं, अब प्रभु से मनाओ कि जल्दी कोरोना ख़त्म हो और हम लोग ऑफलाइन में मिले। मेरा भी तो मन है कि जल्दी हम आप लोग को देखें, लेकिन जब तक ऑफलाइन नहीं तब तक लाइव है सही, जब तक ऑफलाइन है नहीं तब तक लाइव है सही। ठीक है? चले, आप सारा चीज़ को समझ गए हो तो इसको लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। By performing several experiments, Coulomb found that बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कूलम्ब को पता चला द इलेक्ट्रोस्टैटिक force by performing several experiments, Coulomb found that the electrostatic force acting between the 2 point charges which is separated by distance r is, है ना? देखो क्या लिखे हैं, बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद Coulomb फाउंड दैट, Coulomb पाए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, यानी दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स which is separated by distance r, जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, इज। और इसके बाद पॉइंट लिखेंगे, डायग्राम बना लो। ये मान लो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों रेस्ट में है, दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है? चलिए, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स चार्ज के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स ये दोनों चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दैट मीन्स कर से ऐसे लिख दोगे आप प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको इक्वेशन 1 मान लोगे। चलो स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ले लिए? नेक्स्ट दूसरा,
इन्वर्सली proportional to a square of distance between them. That means F proportional 1 by R square. क्या लिखा हुआ है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम, दैट मीन्स एफ प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर। इसको दूसरा इक्वेशन मान लो, और इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। जब भी फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और उस पर स्क्वायर लगा हुआ रहेगा तो इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। मतलब कूलम्ब्स लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स को घटाना है तो डिस्टेंस बढ़ा दो, और फोर्स बढ़ाना है तो डिस्टेंस कमा दो। इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तीसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts the electrostatic force acts between two charges is always along the line joining the center of the two charges, और इसी घटना को हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है तो इस लाइन को लिख देना, इसी को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। है ना? The electrostatic force acts between two charges is always along the line joining the center of the two charges। मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा दोनों चार्ज के लाइन के लॉन्ग लगता है, और जो लाइन सेंटर से पास होगा तो ऐसे फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स कहीं भी लग जाएगा, हमेशा along the line joining the two charges लगेगा, हमेशा along the line joining the two charges लगेगा। और जब दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा along the line joining the two charges होगा तो वो सेंट्रल फोर्स कहलाएगा। क्लियर? जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। जल्दी चले। चौथा पॉइंट, the electrostatic force between the two charges, the electrostatic force acts between the two charges is either attractive or repulsive, depending upon the nature of charges, मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्जेस पे, है ना। एंड 5 अंतिम पॉइंट,
the electrostatic force between the two charges depends upon the medium. The electrostatic force between the two charges depends upon the medium, है ना, मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच में क्या मीडियम है? दो चार्ज बॉडी के बीच में एयर है, पानी है, ग्लास है, इस पे डिपेंड करता है। मतलब जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है ना, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैच खाता है। मैं पीछे ले चलता हूँ। जैसे दो चार्ज बॉडी के बीच में डिस्टेंस आर है, तो उसी प्रकार दो मास बॉडी के बीच का डिस्टेंस आर है मान लो, तो दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स भी मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो मास बॉडी भी आर डिस्टेंस पे है, तो उसका मास बढ़ाओगे तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, और यही दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका जानकारी न्यूटन साहब ने दिया। दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों मास के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और सिंपल। और यहाँ भी दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो मास बॉडी के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स घट जाएगा, दो मास बॉडी के बीच का डिस्टेंस घटाओगे फोर्स बढ़ जाएगा। सेम ही है, बस दो चार्ज बॉडी के बीच का लॉ पढ़ रहे हो तो कूलम्ब्स लॉ हो गया, 12th का चैप्टर हो गया। 11th में चैप्टर ग्रेविटेशन, या पहले भी आप पढ़े होंगे 9th में, इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेम चीज़ है, बस अंतर क्या है? दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स बीच में रहने वाला मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। दो मास बॉडी के बीच में एयर रहे, पानी रहे, ग्लास रहे, कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो दो आदमी है, दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2, इसका मास m1, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है। एयर में रखेंगे तो भी उतना ही फोर्स लगेगा, पानी के अंदर ले जाएंगे तो भी उतना ही फोर्स लगेगा। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं है। दो चार्ज बॉडी को एयर में रखेंगे अलग फोर्स लगेगा, दो चार्ज बॉडी को पानी के अंदर ले जाएंगे अलग फोर्स लगेगा। मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज बॉडी के बीच में रहने वाला मीडियम पे डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज बॉडी के बीच में क्या है। क्लियर? सारा चीज क्लियर है? क्लियर है सारा चीज? तो हम लोग 5 पॉइंट पर है। यहाँ पहला पॉइंट, इसमें पहला इक्वेशन F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा। दूसरा है कि फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 5 पॉइंट है और उसमें 2 इक्वेशन है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे। सबका स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो अपना वीडियो को रोक कर लिखें, नोट्स अच्छे से बनाना। हो गया? ले लिए स्क्रीनशॉट? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना? दोनों को कंबाइन करोगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंबाइन करो, क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं कि नया कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल के बदले में नया कांस्टेंट ले आए, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अरे अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे 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 कहाँ भाग रहे हो?
जहाँ के क्या है, पर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी which is called, k को कांस्टेंट, where k is constant of proportionality which is called electrostatic constant या coulombic constant या coulomb's constant, जो भी बोल सकते हो, which is called electrostatic constant, electrostatic constant, its value is equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं या कूलम्बिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्लियर। और इस के का वैल्यू पाया गया बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। खैर क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ रहता है या ब्रैकेट में लिखा रहता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका यूनिट चेक कर लेते हैं हम लोग। तो F बराबर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आया। दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स हो गया F बराबर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स को न्यूटन में मापते हैं, चार्ज को कूलम में, डिस्टेंस को मीटर में। K का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ से K निकाल लो। K क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2, नहीं K का यूनिट निकालना है, इस सारा चीज को इधर ले आओ, आर स्क्वायर ऊपर Q1 Q2 नीचे। फोर्स को न्यूटन में मापते हैं, डिस्टेंस को मीटर में, स्क्वायर है तो स्क्वायर, चार्ज को कूलम में, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो K का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है कि नहीं। तो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 into 10 to the power 9 होता है। और ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है, दो चार्ज बॉडी के बीच का मीडियम क्या है उस पर K डिपेंड करता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो K लिखे हैं वो दो चार्ज बॉडी के बीच में रहने वाले मीडियम पे डिपेंड करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी बताओ, यहाँ तक सब क्लियर है, सब क्लियर है यहाँ तक। रिप्लाई करें सब लोग, स्क्रीनशॉट लें और यहां तक बताएं क्लियर है सब, एकदम झकास। कूलम्ब्स लॉ में 5 पॉइंट लिखवाए हैं, सारा पॉइंट उसी का है, क्लियर, एकदम क्लियर है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, बोलो तो कल से नहीं पूछेंगे। कल से लाइव के दौरान हम आएंगे और चुपचाप पढ़ा के निकल जाएंगे, नहीं पूछेंगे आया कि नहीं आया, है ना। चले आगे, चले आगे। नेक्स्ट ले लिए स्क्रीनशॉट। K is also expressed in terms of K is also expressed in terms of electric permittivity. K को इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है। अब क्या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी देख लो, यानी K का वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए, फॉर एयर
और वैक्यूम, वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस जहां कुछ नहीं हो, गहरा सन्नाटा। फॉर एयर और फ्री स्पेस k का वैल्यू पाया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। और यही होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। इस सिंबल का नाम क्या है? एप्सिलॉन नॉट। और ये होता क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। इस पे तो अलग से हम लेक्चर बनाएंगे, तब तक जान लो। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एक फैक्टर है जिस फैक्टर से या तो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ेगा या घटेगा। सिंपल, तब तक समझ लेना। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस है। यह एक फैक्टर है जिस फैक्टर से दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ेगा या घटेगा। अब कैसे बढ़ेगा घटेगा ये अगले लेक्चर में बताएंगे, तब तक इतना ध्यान रखो। इसका वैल्यू कितना होगा? तो k का वैल्यू मालूम है तो एप्सिलॉन नॉट का भी निकाल लेंगे। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा यहाँ से? 1/4 पाई k का मालूम है, एप्सिलॉन नॉट का निकाल लेंगे। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आओ, k को यहाँ ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 1/4 पाई k। सबका वैल्यू रखो। 4 पाई का वैल्यू 3.14, k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। गुना भाग करो, कटने वाला कट जाएगा, मरने वाला मर जाएगा, बचने वाला बच जाएगा। गुना भाग करोगे तो 8.85 × 10⁻⁻12 आएगा। क्लियर? इसको गुना भाग करोगे तो कितना आएगा? 8.85 × 10⁻12। चूंकि एप्सिलॉन नॉट का उल्टा है k नीचे में है ना, इसका यूनिट क्या होगा? अरे 1 नंबर है, नंबर का यूनिट होगा नहीं। 4 पाई कांस्टेंट है, यूनिट होगा नहीं। k का यूनिट क्या लाए हैं? ध्यान से देखो, k का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है एयर या फ्री स्पेस का, एयर या फ्री स्पेस समझ रहे हो? मतलब ये वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगा जब दो चार्ज बॉडी के बीच में या तो एयर हो या कुछ नहीं हो। मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स जब हो, निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगा, या k का वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगा। k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, या एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो हम लोग अभी लिखे हैं 8.85 10⁻⁻12, ये तब एग्जिस्ट करेगा जब दो चार्ज बॉडी के बीच में या तो कुछ ना हो, गहरा सन्नाटा हो, कुछ ना हो, या एयर हो। एयर और फ्री स्पेस के लिए वैल्यू वैलिड है। अगर पानी हो, बीच में ग्लास रख दे, लकड़ी का टुकड़ा रख दे, पेपर रख दे, तब ये सब वैल्यू वैलिड नहीं करेगा। तब उस सब का वैल्यू क्या होगा? तो अलग से हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, सबका वैल्यू जानेंगे, वो अगले लेक्चर में होगा। क्लियर होगा तो कल भी लाइव ले लेंगे। अभी डेली लाइव चल रहा है तो कल भी लाइव होगा। ठीक है, जैसा होगा इंफॉर्मेशन देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया, इसको नोट कर लो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलें, फाइनली हम लोग अब क्या बोल सकते हैं? दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? F बराबर K Q1 Q2/r²। दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? F बराबर K Q1 Q2/r²। और एयर और फ्री स्पेस के लिए K का वैल्यू क्या पाया गया? K का वैल्यू पाया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²।
मतलब k के जगह 1/4πε0 तभी रखोगे जब दो चार्ज बॉडी के बीच में या तो एयर हो या फ्री स्पेस हो, तभी k का वैल्यू 1/4πε0 होगा जब दो चार्ज बॉडी के बीच में या तो एयर हो या फ्री स्पेस हो। क्लियर? और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। परमिटिविटी एक फैक्टर होता है जिस फैक्टर से दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अब बढ़ेगा घटेगा कैसे, ये अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो अच्छे से नोट कर लेना इसको, है ना। इस बॉक्स के नीचे ये वाला बॉक्स लिखना, ये बॉक्स के नीचे फाइनली लिख के ये लिखना और रिप्लाई करो। यहां तक क्लियर है? क्लियर यहां तक? चलें जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ बच्चे रेगुलर नहीं रहते हैं, रेगुलर रहो। रेयांक रॉय, रेयांक तुम पहली बार लाइव हो रहे हो। कुछ बच्चे हैं जिसका नाम मेरे जहन में है, वो रेगुलर लाइव होता है, और भी है जो हम नाम बोले और कोई लाइव नहीं होता डेली, है ना। अब नाम खोज के बोलेंगे तभी आपको लाज लगेगा। जब लाइव क्लास में आपका नाम लेंगे अपने रेगुलर रहोगे। रेगुलर रहो सब लोग। कैसे क्लास में हम डेली चर्चा करते थे, नहीं डेली चर्चा हो जाता था कि रेगुलर रहो रेगुलर रहो। अब 2 मिनट तो भाषण जरूर देते थे। इस 2 मिनट के क्रम में तुम हमको गाली जरूर देता होगा। एक ऐसा मास्टर हुआ है खाली रेगुलरिटी पे चर्चा करता है कि नहीं? तो अच्छा, रेगुलरिटी के लिए जो हम बात करते थे वो आपको लोग के लिए प्लस पॉइंट था कि माइनस पॉइंट था? जल्दी रिप्लाई करिएगा तो करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चैट करें कि बकवास लगता था। हाँ, सब के लिए प्लस पॉइंट था, नहीं है? क्लास में जब बोलते थे तो अजीब टाइम मुंह कर लेता था। अभी लिख रहा है सब प्लस पॉइंट, है ना। ऐसे क्लास में कैसे तुम लोग मुंह करते हो? गर्ल्स लोग तो और ज़्यादा है कि नहीं? गजब इलास्टिक हो जाता है। चले नेक्स्ट। चले नेक्स्ट। बाउआ रे नुन्नु, SI unit and dimension या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये एससी वर्मा का पहला क्वेश्चन है ना। आपको वॉल्यूम 2 जब हम कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन करवा देंगे तो एससी वर्मा बना लेना है। वैसे डीपीपी भी देंगे बनाने के लिए, पहले लेक्चर कंप्लीट कर लो। तो एससी वर्मा का पहला ही क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड का, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा तो निकालते हैं हम लोग। पहले देखो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मुझे यूनिट निकालना है तो पहला नंबर तो कांस्टेंट टर्म हटा दो, 1/4 का यूनिट डायमेंशन ही होगा। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आओ तब क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और F नीचे आ जाएगा। अरे ये हटा दो, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आओ, F को यहाँ ले आओ तो हो जाएगा Q1 Q2 ऊपर और F आर स्क्वायर नीचे। तो यूनिट क्या होगा इसका? चार्ज का कूलम, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, स्क्वायर तो स्क्वायर, क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया, ये यूनिट हो गया।
डायमेंशन क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन IT, चार्ज का IT, फोर्स का होता है MLT-2। पढ़े ही हो सब लोग ऑफलाइन में, जो लोग नहीं पढ़े हो डायमेंशन मेरा पुराना वीडियो देखो। MLT-2 डिस्टेंस का L, स्क्वायर है तो स्क्वायर है ना, चार्ज का IT, चार्ज का IT, फोर्स का MLT-2, डिस्टेंस का L स्क्वायर। जानते हो ये क्वेश्चन जो है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन IIT JEE मेंस नीट एडवांस सब में पूछा हुआ है। 2016 JEE मेंस का क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट पूछा गया था, ठीक है ना। इसका डायमेंशन क्या होगा, चार्ज का IT, चार्ज का IT, फोर्स का MLT-2, डिस्टेंस का L, स्क्वायर तो स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। M नीचे है, पावर 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1, ऊपर जाके माइनस, तो M-1, L और L स्क्वायर L3, ऊपर जाके L-3, ठीक है। अब देखो T 3 जगह है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, नीचे वाला माइनस ऊपर जाके प्लस होगा, तो 2 3 4, T 4, तो T के पावर 4 प्लस में I और I स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डायमेंशन। डायमेंशनल फार्मूला को हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखो, कैपिटल लेटर से लिखो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। ले लिए, चले आगे। एक स्टार करके लिख लो पॉइंट कि दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स, दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स, दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस R है, ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स का नाम क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स क्योंकि लाइन के लॉन्ग फोर्स लगता है तो सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक बोलो, इलेक्ट्रिकल बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो, सेंट्रल बोलो, कंजर्वेटिव बोलो, कंजर्वेटिव बोलो, है ना। आइए कूलम्बिक फोर्स का प्रॉपर्टी भी हो जाएगा, कूलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हो, कूलम्बिक बोलो, है ना। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेंट्रल, कंजर्वेटिव, कूलम्बिक, और क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। द स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है, लेकिन दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स, दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स वीक फोर्स होता है, लेकिन दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ना। ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है ये। दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, या सिंपल ऐसे लिखो, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ये, बहुत मजबूत होता है ये, है ना। तो इसको कहीं पे एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में लिख लेना, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलें आगे, चलें। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस क्या है, तो क्या होगा डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ये डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सिव होगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा। लेकिन दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि मास ओनली वन टाइप का होता है, इसलिए एक मास दूसरे मास को हमेशा पुल करता है। तो दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो हमेशा अट्रैक्टिव होगा। दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा मतलब कभी अट्रैक्टिव कभी रिपल्सिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे। क्लियर। दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स, है ना,
दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव होता है, दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है, क्योंकि दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा तब तो वैलिड नहीं होगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है दोनों के बीच का डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस दो मास बॉडी के बीच में कम है तो कंजर्वेटिव हो सकता है, लेकिन दो मास बॉडी के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिट है, तब वहाँ पे कंजर्वेटिव नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी कंजर्वेटिव, वो कंजर्वेटिव हो सकता है। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और वो द वीकेस्ट फोर्स है, वो सबसे कमज़ोर बल है। दुनिया में सबसे कमज़ोर बल है दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स। क्लियर? ये भी बोल सकते हो कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वहाँ वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वहाँ वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। क्यों? जहाँ चार्ज है वहाँ मास तो है ही, क्योंकि चार्ज किसी बॉडी पे तभी हो सकता है जब उसमें पहले से मास हो। क्लियर? चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट करेगा नहीं, है ना। जैसे टोपी लगाने के लिए सर चाहिए तो चार्ज को रखने के लिए मास चाहिए। जैसे मान लो चश्मा पहनते हो, चश्मा पहनते हो तो ये चश्मा कहाँ अटकेगा, कहाँ अटकेगा ये चश्मा? कान पर। तो जैसे चश्मा को अटकाने के लिए कान चाहिए ना, वैसे ही चार्ज को अटकाने के लिए मास चाहिए। चार्ज को अटकाने के लिए क्या चाहिए? मास। तो चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, क्योंकि चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और चार्ज का है? मास पे। चार्ज बॉडी है मतलब उसमें तो मास है, और मास के बीच में क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वहाँ वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ चार्ज होता है वहाँ वहाँ मास होता है। ये सारा चीज़ समझ में आया? ये जो अभी सुनाए हम आपको, ये सारा एक्स्ट्रा पॉइंट था। क्लियर? सुना अच्छे से, जल्दी, है ना। और कुछ चीज़ों को अपने शब्दों में भी नोट करना है, जरूरी नहीं कि हर चीज़ हम लिख के दें, क्योंकि हर लाइव क्लास का हम रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। तो अगर आपको लाइव के बाद भी कुछ ज़रूरत पड़े तो आप रिकॉर्डेड को भगा के देख सकते हो। रिकॉर्डेड एक बार और देख लेना और क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ों को अपने शब्दों में लिखना है। क्लास में कैसे बोलते थे? अपने शब्दों में लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। क्लियर? कुछ चीज़ों को, बाकी सब तो हम एक एक लाइन लिखवा ही देते हैं, देखते हो ना, एक एक लाइन लिखवाते हैं। मतलब अगर मेरा लेक्चर का पूरा नोट्स बना लिया ना तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ढेर सारा थ्योरी, ढेर सारा कॉन्सेप्ट और ढेर सारा न्यूमेरिकल करवाते हैं, मालूम ही है आपको। चलें आगे। अब है कूलम्ब्स लॉ फेल कहाँ हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि हर जगह वैलिड है ये, ऐसा तो नहीं है ये यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह वैलिड नहीं होगा, इसका लिमिटेशन है। ठीक है, तो आइए लिमिटेशन का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? लिमिटेशन का। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट कहीं पे नोट कर लेना। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। पहला, it is only valid for point charges. It is only valid for point charges. यह सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। कूलम्ब्स लॉ जो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगेगा। क्लियर? आगे तो हम तीन चार्ज भी लेंगे। मतलब नंबर ऑफ चार्ज के बीच में जो कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा वो तब वैलिड होगा जब चार्ज पॉइंट चार्ज हो। इसको समझाते हैं क्या है ये।
ये स्टैंडर्ड चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता, इट इज नॉट वैलिड फॉर स्टैंडर्ड चार्ज। स्टैंडर्ड चार्ज का मतलब हो गया कंटिन्यूअस चार्ज, है ना। फॉर कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। देखो कैसे, मान लो दो बॉडी है, ऐसा करते हैं, द फोर कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी कर देते हैं, फोर कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज। मान लो इस पे भी प्लस है, एकदम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, इस पे भी प्लस है, ठीक है, और इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी r है। अब ये दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल हो जाएगा, नहीं वैलिड होगा। क्यों? देखो कैसे, सोच, यहां वाला प्लस चार्ज इसके प्लस को ऐसे धकेलेगा, ऐसे, यहां वाला प्लस इसके प्लस को ऐसे धकेलेगा। मान लो इस पे चार्ज कंटिन्यूअस जमा है, इस पे भी चार्ज कंटिन्यूअस जमा है, ठीक है। तो इसका चार्ज इसके प्लस प्लस है तो प्लस को ऐसे रिपेल करेगा, यहाँ का प्लस इसके प्लस को ऐसे रिपेल करेगा। अब होगा क्या, रिपल्सन के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, क्योंकि ये यहाँ का चार्ज इस पे फोर्स लगा के इसको ऐसे धकेल रहा है। अब सोचो, यहाँ वाला ये चार्ज इस पे फोर्स लगा के ऐसे धकेल रहा है, यहाँ वाला चार्ज इसको ऐसे धकेल रहा है, यहाँ का चार्ज इसको ऐसे धकेल रहा है, यहाँ का चार्ज इसको ऐसे धकेल रहा है, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा। तो यहाँ का प्लस इसके प्लस को रिपेल करेगा, पीछे धकेलेगा, और इसका प्लस इसके प्लस को पीछे धकेलेगा। तो अब सिचुएशन कैसा हो जाएगा, सोच, अब सिचुएशन ऐसा हो सकता है, अब सिचुएशन ऐसा हो सकता है, अब सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि चार्ज, इसका चार्ज यहां पे जमा हो जाए, इसका चार्ज यहां जमा हो जाए। अब पहले सेंटर से सेंटर का दूरी r था, अब यहाँ वाला प्लस इसके प्लस को रिपेल करके यहाँ जमा कर दिया चार्ज, इसका प्लस इसके प्लस को रिपेल करके यहाँ चार्ज जमा कर दिया। अब सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया, मान लो कुछ ऐसा हो गया सिचुएशन। अब चूंकि चार्ज इधर शिफ्ट हो गया तो मास भी इधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि चार्ज जहाँ रहेगा वहाँ मास होगा। चार्ज इधर शिफ्ट हो गया तो मास भी इधर शिफ्ट हो गया, तो इसका सेंटर इधर शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, चर्चा किए थे ना सेंटर ऑफ मास का क्लास में। तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिधर चार्ज शिफ्ट होगा उधर ही मास शिफ्ट होगा। अब मास शिफ्ट होने से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका चार्ज इधर शिफ्ट हो गया तो मास भी इधर शिफ्ट होगा, इसका सेंटर इधर शिफ्ट हो गया। मान लो इसके सेंटर और इसके सेंटर की दूरी अब हो गई r इफेक्टिव, मान लो। बात समझ में आया कि नहीं आया? फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण इसका चार्ज फोर्स यहाँ वाले चार्ज पे फोर्स लगा तो इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ वाले चार्ज पे फोर्स लगा इधर शिफ्ट हो गया। चार्ज शिफ्ट हुआ मतलब मास शिफ्ट हुआ, मास जिधर शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास उधर ही चल जाता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ना। जैसे ये कोई रिंग है और रिंग का टोटल मास कहाँ रहेगा? उसके सेंटर पे। तो हम लोग क्या करते हैं, रिंग का टोटल मास उसके सेंटर पे मान लेते हैं,
तो जिस पॉइंट पे बॉडी का टोटल मास मान लेते हैं उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो फोर्स लगने के कारण चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, इसका चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, चार्ज शिफ्ट होने से मास भी शिफ्ट हो गया, मास शिफ्ट होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाएगा। अब दोनों के बीच का दूरी क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया, चेंज हो गया। और ये इफेक्टिव डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। पहले ये दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस था वो फिक्स था, तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। जब दोनों चार्ज बॉडी को हम रख रहे थे उस समय कूलम्ब्स लॉ वैलिड था, लेकिन जैसे ही दोनों चार्ज बॉडी को रखे, दोनों प्लस प्लस रिपेल करने लगा, तो बीच सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस चेंज हो गया, मतलब डिस्टेंस चेंज हो गया। अब ये आर इफेक्टिव को हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो इसलिए इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है, बात समझ में आया ना। दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर बॉडी के साइज से ज्यादा हो, दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज समझते हो ना, ये दो बॉडी है, इस पे मान लो चार्ज Q1 है, इस पे मान लो चार्ज Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर बॉडी के साइज से बड़ा हो, बात समझ में आया। दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस बॉडी के साइज से बड़ा हो तो ये पॉइंट चार्ज कहलाता है। क्लियर, ये Q1 Q2 पॉइंट चार्ज कहलाएगा। Q1 Q2 पॉइंट चार्ज कब कहलाएगा, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत 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 बड़ा हो दोनों बॉडी के साइज से, तब ये दोनों चार्ज बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। क्लियर, तो कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक लॉ दो चार्ज बॉडी के बीच में तभी वैलिड होगा जब दोनों पॉइंट चार्ज होगा। कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी में डिस्टेंस चेंज हो जाता है और ये आर इफेक्टिव को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे फेल हो जाता है। आया समझ में, नोट करो, आया समझ में, आया समझ में, जल्दी जल्दी। अरे सिंपल, दो पॉइंट चार्ज रहेगा तभी कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। अगर दो चार्ज बॉडी है, दो बॉडी है, उस पर कंटिन्यूअस चार्ज दिया हुआ है, तो कंटिन्यूअस चार्ज के कारण एक बॉडी का चार्ज दूसरे चार्ज बॉडी को फोर्स लगाने लगेगा, फोर्स लगाने के कारण दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस केस में जो डिस्टेंस बढ़ गया है उसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाता है। बात आई समझ में, अब आई समझ में, जल्दी। पॉइंट चार्ज समझ में आता है क्या होता है। देखो पॉइंट चार्ज का मतलब समझो, दो चार्ज बॉडी है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। ये दोनों बॉडी का जो साइज है, अगर वो साइज ये दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस से बहुत 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 कम है, तो ये दोनों चार्ज बॉडी पॉइंट चार्ज कहलाएगा। क्लियर, सिंपल समझ लो ना। दोनों बॉडी का जो है वो रेडियस मिलीमीटर में है, बॉडी का रेडियस मिलीमीटर में है, ठीक है। अब बीच का डिस्टेंस मीटर में है, तो मीटर के सामने मिलीमीटर छोटा है। या बॉडी के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर में है, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर में है, बॉडी के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर में है और बॉडी का रेडियस मिलीमीटर में है। किलोमीटर के सामने मिलीमीटर बहुत बहुत छोटा है, साइज मतलब बॉडी का रेडियस। क्लियर, तो दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर बॉडी के साइज से बहुत बहुत बड़ा है तो वो दोनों चार्ज बॉडी पॉइंट चार्ज कहलाएगा। क्लियर, तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है कूलम्ब्स लॉ। लेकिन दो बॉडी लिए जिस पे चार्ज फैला हुआ है, तो इसका चार्ज इसके चार्ज को रिपेल करेगा, इसका चार्ज इसके चार्ज को रिपेल करेगा। रिपेल करने के बाद सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, इसका यहाँ वाला चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका यहाँ वाला चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। चार्ज के शिफ्ट होने से मास शिफ्ट हो जाएगा, मास के शिफ्ट होने से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता है। क्योंकि दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
और जब ये R कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? और जब फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ मतलब ऑल अबाउट फोर्स। क्लियर? अब तो आ गया समझ में? चलें आगे, चलें। कॉन्टिन्यूअस चार्ज मतलब लगातार बॉडी पे फैला हुआ है। चलें, ये लाइन लिख के, इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ये पहला पॉइंट, और ये सारा उसके नीचे एक्सप्लेन कर लेना। चलिए अगला, it is only valid for static point charges. It is only valid for static point charges. कहोगे सर दोनों पॉइंट एक ही है? यस एक ही है, बस उसमें स्टैटिक नहीं लिखे थे, स्टैटिक लिख दिए, इसलिए अलग अलग लिखे। पॉइंट चार्ज तो समझ गए कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। दूसरा पॉइंट है इट इज ओनली वैलिड फॉर स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, मतलब रुका हुआ चार्ज के लिए वैलिड होगा, मोशन वाला चार्ज के लिए वैलिड नहीं होगा। एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी R है ना, ये Q1 और ये Q2। इस चार्ज को हम V1 वेलोसिटी से मूव करवाएं, इसको V2 वेलोसिटी से मूव करवाने लगे ऊपर। क्यों स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड है ये हम प्रूव करते हैं, मोशन वाले चार्ज के लिए क्यों नहीं वैलिड है कूलम्ब्स लॉ प्रूव करते हैं। वैसे भी चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हम लोग तभी पढ़ेंगे जब चार्ज रेस्ट में होगा। और कूलम्ब्स लॉ क्यों स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड होता है ये हम लोग प्रूव करते हैं। दोनों चार्ज को मूव करवा दिए। देखो जब चार्ज मोशन में होता है ना, सिंपल, इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। प्रायः चार्ज की प्रॉपर्टी में स्टैटिक चार्ज ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पॉइंट पढ़ाए थे मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करने लगता है। क्लियर? या आगे पढ़ोगे मैग्नेटिज्म एक पॉइंट है ना, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब सिंपल सोचो, जब चार्ज रेस्ट में था तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। जब चार्ज रेस्ट में था तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। अब ये मोशन में आया तो टाइम लिया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम लेता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये सारा पॉइंट आगे भी पढ़ोगे, अभी कुछ पॉइंट आगे का है, इसलिए इतना समझ लेना है कि काम चल जाए। क्लियर? तो स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब वो चलने लगता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आइए थोड़ा और समझाते हैं। मान लो चार्ज बॉडी चला तो चलने में टाइम लिया, चार्ज बॉडी चलने में टाइम लिया तो चार्ज बाय टाइम करंट बन जाता है ना। चार्ज चलने में टाइम लिया, चार्ज चलने में मने बट्टा, तो चार्ज बाय टाइम क्या बन जाता है? करंट। और सुने हो बचपन से, करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब किसी वायर से करंट पास होता है तो वो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो चार्ज चलने लगा। अब क्या किया, दोनों चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगा। तो मालूम इसको देखते हैं, ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगा, है ना। जैसे मोशन में आया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगा। अब क्या हुआ, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगा, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये आ गया और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये आ गया। दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है जब चार्ज रेस्ट में रहता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इस चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज आ गया और ये चार्ज मोशन में है, तो जब
मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मोशन में होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मोशन में होता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है और उस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है क्यू वी वी साइन थीटा। पढ़ाएंगे आगे मैग्नेटिज्म में, आगे पढ़ना मैग्नेटिज्म। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मूविंग चार्ज होता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होता है क्यू वी वी साइन थीटा। अब सोचो, अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है चार्ज पे और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, तो जब ये दोनों फोर्स लगे तब वहां पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्लियर? दो फोर्स लग रहा है ना, बोलेंगे Q2 पे बताओ फोर्स, तो एक ये चार्ज इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है चार्ज वाला नेचर के कारण, चार्ज वाला नेचर के कारण ये चार्ज इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। चूंकि ये चार्ज मोशन में है तो मोशन वाला चार्ज चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो होता है क्यू वी वी साइन थीटा। क्लियर? तो इस केस में कूलम्ब लॉ वैलिड नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि एक चार्ज मोशन में हो और एक रेस्ट में हो, तब ये वैलिड हो सकता है। जैसे मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, इसको v वेलोसिटी से मूव करवा दो और इसको रेस्ट में रखो। जब ये मूव करेगा तो मूविंग चार्ज अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसके फील्ड में ही आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट वाले चार्ज पे फोर्स नहीं लगता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को रेस्ट में रखोगे तब कोई फोर्स नहीं लगता है। तो कूलम्बिक फोर्स तभी वैलिड होगा जब दो चार्ज रेस्ट में रहे। कूलम्ब्स लॉ तभी वैलिड होगा जब दोनों चार्ज रेस्ट में रहे या एक मोशन में रहे और एक रेस्ट में रहे। अगर दोनों मोशन में होगा तब वैलिड नहीं होगा। क्या ध्यान रखोगे? कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा जब दोनों चार्ज रेस्ट में रहे या दोनों में से कोई एक मोशन में रहे, तब वैलिड हो सकता है। अगर दोनों मोशन में होगा तो वैलिड नहीं होगा। क्लियर? ओके, अगर दोनों मोशन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों पे मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। ठीक है? ओके, यहाँ पे क्या हुआ, एक चला, चलने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस किया लेकिन दूसरा को हम रेस्ट में रखे। रेस्ट वाले चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता है, इसलिए यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड हो सकता है। तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड तब होगा जब या तो पॉइंट चार्ज हो या स्टैटिक पॉइंट चार्ज हो। ये समझ में आया? जल्दी बताओ, मजा आया? थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था, आगे भी पढ़ोगे, ये सब आगे का चीज भी है। समझ में आया? बस एक पॉइंट और, इट इज नॉट वैलिड, it is not valid, it is not valid, it is not valid for the distance। पहले डायग्राम से समझो। मान लो दो चार्ज बॉडी है, ये दो चार्ज बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो साइज ऑफ एवरेज न्यूक्लियस से कम नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ एवरेज न्यूक्लियस से कम नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ एवरेज न्यूक्लियस क्या होता है? 10 के पावर -15 मीटर। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? लगभग 10 टू द पावर -15 मीटर। तो कूलम्ब्स लॉ तभी वैलिड होगा जब दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस साइज ऑफ एवरेज न्यूक्लियस से कम नहीं होना चाहिए। मतलब दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम नहीं होना चाहिए। इसके बराबर हो, इससे ज़्यादा हो, तब कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। अगर दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस ये डिस्टेंस से कम हो जाएगा तो कूलम्ब्स लॉ वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस है ना लेस देन साइज ऑफ एवरेज न्यूक्लियस के लिए वैलिड नहीं है। मतलब ऐसा सिचुएशन आएगा तो वैलिड नहीं होगा। बात समझ में आया? इसके इस डिस्टेंस के बराबर हो तो वैलिड होगा, इससे बड़ा हो तो वैलिड होगा, इससे कम हो गया
अगर दो चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस इससे कम हो गया तो कूलम्ब्स लॉ वहां पे वैलिड नहीं होगा। लिख देते हैं, इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड फॉर, ऐसे जोड़ लेना, डायग्राम बना के ऐसे लिख लेना, इट इज नॉट वैलिड फॉर आर लेस देन साइज ऑफ एवरेज न्यूक्लियस। और साइज ऑफ एवरेज न्यूक्लियस क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर? तो कूलम्ब्स लॉ हो गया समाप्त, कूलम्ब्स लॉ हो गया समाप्त। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? सब लोग जब लाइव आइए तो पूरा लाइव तक पढ़िए, 1.5 घंटा तो पढ़ेंगे ना बाबू, ठीक है? ठीक है, अगले दिन से 12:30 से 2 ही पढ़ेंगे। क्या 12:30 से हो रहा था, ये 2 दिन से 12:50 में शुरू कर रहे हैं, कल तो टेस्ट ही था। क्लियर है? चलिए, समझ में आया? पूरा समझ में आया? जल्दी रिप्लाई करो, अब विदा लेंगे। हाँ, 2 बजे तक ही रहता है, अगला लाइव क्लास 12:30 से 2 ही रहेगा। ठीक है? आज का क्लास कैसा था? यूजफुल, इनोवेटिव, है ना, इंफॉर्मेटिव, बहुत यूजफुल, है ना? कैसा था लिख के बताइए। मजेदार, विजुलाइजेशन, जो भी आपको लगा आज के क्लास के बारे में लिख के बताइए, फिर हम विदा लेंगे जल्दी।